नमस्कार मुरादाबाद, मैं अभिषेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज़। शुरू करते हैं आज की खबरों का सफ़र। निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पूर्व यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद 5 राज्यों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई। आचार संहिता लागू होते ही जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी ने एसएसपी सहित तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर चर्चा की गई। निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पूर्व 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आयोग की इस घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में आचार संहिता लगाने के बाद जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं चुनावी प्रलोभन संबंधित शिकायतों के लिए बनी नई ऐप की भी जानकारी दी गई। बैठक में चुनाव के आयोगों के निर्देशों के पालन करने की अपील की गई। साथ ही एसएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं एसएसपी ने कहा कि आज उन्होंने डीएम सहित राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और मतदान के समय क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में चर्चा की गई। देखिए, आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डीएम साहब की और हमारी और सभी हमारी टीम की एक बैठक रही, जिसमें एमसीसी के और बाकी मतदान प्रोसेस के दौरान क्या क्या कार्रवाइयाँ करनी है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आदेश जो माननीय आयोग के द्वारा दिए गए हैं उनको सभी को बताया गया और उनसे फीडबैक भी लिया गया। साथ ही साथ कोविड के समय में कुछ अलग से गाइडलाइंस भी लिए हैं, जिसके संबंध में उन्हें बताया गया है और समस्त पुलिसकर्मी को, थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी कार्रवाइयाँ पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष तरीके से करेंगे, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। थैंक यू। वहीं डीएम शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मुरादाबाद में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर आज सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की गई है। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा चुकी है और जैसे ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। अगर हम जनपद मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय चरण में चुनाव होना है, जिसका नोटिफिकेशन 21 जनवरी को यहाँ से निर्गत किया जाएगा और उसके बाद नाम निर्देशन पत्रों के साथ ही फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। आज यहाँ पे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लंबी वार्ता की गई और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोविड के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उससे उनको अवगत कराया गया और उनकी जो जिज्ञासाएं थी उनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, आगे किस तरह से हम व्यवस्थाएं करेंगे, इसके बारे में बताया गया। ये भी अपील की गई कि 100% लोग जो पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट बनने वाले हैं 100% वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के आगे उनको कार्य करने में असुविधा होगी। तो ये भी इन लोगों से अपील की गई है। पोस्टल बैलेट इस बार आयोग ने जो 80 वर्ष से अधिक के हमारे वोटर्स हैं और जो दिव्यांग वोटर हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में भी यहाँ पर सभी लोगों को अवगत कराया गया। वर्तमान में धारा 144 जनपद में लगी हुई है, जिसमें सारी चीज़ों का समावेश है और 15 जनवरी तक जैसा माननीय आयोग ने कहा है कि कोई भी सभा, जुलूस, रैली, नुक्कड़ सभा ये नहीं होंगी, उससे भी सबको अवगत करा दिया गया है। 15 जनवरी के बाद जो स्थितियाँ बनेंगी उसके हिसाब से इन लोगों को अवगत कराया जाएगा। कोशिश हम लोगों की यही होगी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जो आईपीसी है और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसका पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाए। सी विजिल के संबंध में भी लोगों को अवगत कराया गया और आगे से अगर कोविड केसेज बढ़ते हैं तो हम लोगों ने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि हम लोग वर्चुअल बैठकें करेंगे, जिससे किसी भी तरह के कोविड के फैलाव का खतरा न रहे। तो आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में समाप्त हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी राजनीतिक दल हमें पूरा सहयोग देंगे, जिससे निष्पक्ष, निर्बाध और सुरक्षित मतदान हम संपन्न करा सकें। आपको बता दें कि आयोग ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी तरह की रैली या जनसभा, रोड शो, पद यात्रा या साइकिल या बाइक रैली या फिर नुक्कड़ सभाओं जैसे आयोजन 15 जनवरी तक नहीं कर सकेंगे। जनपद मुरादाबाद के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टीकाकरण शिविर
लगाकर 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिसके अंतर्गत 2007 और उसके बाद जन्म लिए बच्चों का टीकाकरण किया गया। जनपद मुरादाबाद के गांधीनगर पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूसरा टीकाकरण शिविर लगाकर 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण किया, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों को टीका लगाया गया। इस अभियान में वर्ष 2007 और उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही टीकाकरण की अनुमति प्रदान की गई। इसमें सभी अभिभावकों और बच्चों ने पूरा सहयोग किया। वहीं बच्चे भी टीकाकरण को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। सुबह से ही स्कूल में टीका लगवाने के लिए पहुंच गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि अभियान में 200 बच्चों को टीका लगाया गया है और आगे अभी अभियान जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रशासन और विद्यालय कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सोमवार को गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में कुलपति के आदेश के अनुपालन में उपाधि वितरण मेले के अंतिम दिन छात्रों ने महाविद्यालय में अपनी उपाधियां प्राप्त की। आज गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में कुलपति के आदेश के अनुपालन में उपाधि वितरण मेले के अंतिम दिन छात्राओं ने महाविद्यालय में अपनी उपाधियां प्राप्त की। साथ ही छात्राओं ने कहा कि महाविद्यालय के प्रयास से समाचार पत्रों के माध्यम से हमें इस कार्यक्रम की सूचना मिली और उन्होंने महाविद्यालय आकर अपनी उपाधियां प्राप्त की। वहीं विश्वविद्यालय जाना उनके लिए बहुत ही कठिन था। महाविद्यालय से लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चारू मल्होत्रा ने कहा कि कुलपति का ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। पहले उपाधियां छात्राएं ले नहीं पाती थी और लंबे समय तक महाविद्यालय में रहने के बाद विश्वविद्यालय को वापस हो जाती थी। साथ ही उन्होंने दूर दराज की और नगर की छात्राओं के हित को ध्यान में रखकर समाचार पत्रों के माध्यम से छात्राओं को कार्यक्रम की सूचना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुप्रिया, जैनाब निशा, साइमा परवीन, रूमा यास्मीन, नसीम मतलूम, शबाना अली, ऋतु रानी, लाइबा नूर, सदफ आदि छात्राओं ने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर चारू मल्होत्रा, उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास, डॉक्टर इंदु सिंह राजपूत और शुभम शर्मा के सहयोग से संपन्न हुआ। देश भर में आज से फ्रंटलाइन वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स का बूस्टर डोज का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। मुरादाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों में इसको लेकर खासा उत्साह देखा गया। देश भर में आज से फ्रंट लाइन वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज दी जा रही है। मुरादाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेट्रो सिटी के साथ साथ छोटे शहरों में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज ले रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं बूस्टर डोज लगवाने में मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी भी पीछे नहीं है। सुबह ही जिला अस्पताल में बने कोविड वैक्सीनेशन में एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी बूस्टर डोज लेने पहुंच गए और बाकायदा एक सकारात्मक संदेश देने के लिए डोज लेते समय फोटो भी क्लिक की। साथ ही डोज लगवाने के बाद स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारियों ने बताया कि ये सरकार का बेहतर कदम है, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी ही कोरोना मरीज के संपर्क में सबसे पहले आता है। मैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए आया हूँ। क्या डिपार्टमेंट में कैसे क्या? जी सर, हेल्थ थोड़ा बताइए ना। स्टार्ट सेंटर में जी संजीव कुमार सिंगल साहब के यहाँ। हाँ, एयरगेटिंग मार्केट का काम। किस तरह देखते हैं सरकार का जो कदम है बूस्टर डोज का? सर बहुत बढ़िया कदम है सर। आगे क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे? किस नहीं साहब, जरूर मैसेज देंगे कि सबको लगवाएं और जितने भी यहाँ पे सबको एक एक करके मैं लेके आता हूँ, सबको लगवाता हूँ। क्या नाम सर आपका? विनीत गुप्ता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी कि भारत में भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। भारत में बूस्टर डोज की शुरुआत आज से हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविड ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने होंगे। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवानी है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। उन्हें किसी तरह का हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना होगा। चांदपुर पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर चांदपुर क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर में चल रहा किसानों का धरना 24वें दिन भी जारी रहा। किसान बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच भी धरने पर डटे हुए हैं। चांदपुर पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर चांदपुर क्षेत्र के गांव पृथ्वीपुर में चल रहा किसानों का धरना 24वें दिन भी जारी रहा। किसान बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच भी धरने पर डटे रहे। दरअसल गांव पृथ्वीपुर में गंग नहर के पुल और पेय जलापूर्ति की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना पिछले 24 दिन से जारी है। वहीं नहर के पास से पुल के निर्माण कार्य
तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन पेयजल आपूर्ति के लिए कोई पहल नहीं हो सकी, जिसके चलते किसान धरने पर डटे हैं। किसान बारिश के बीच धरने पर डटे रहे। तंबू लगाकर किसानों ने धरना दिया। वहीं भाकियू लोक शक्ति के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह काकरान ने कहा कि जितना किसानों को परेशान किया जा रहा है, उससे उनका हौसला और बढ़ेगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अकौंधा पृथ्वीपुर लिंक मार्ग पर पुल निर्माण और पेयजल जो सप्लाई अकौंधा में है उसके उपलक्ष्य में धरना चल रहा है। आज धरने का 22वां दिन है। इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आज तक कोई भी धरातल पर काम होता नहीं दिख रहा। कहो जाते हैं कि काम होगा, पुल बनेगा, मगर हमारा 6 तारीख में धरना शुरू हुआ था यहाँ पे और लगातार 10-11 दिन चलने के बाद में 16 तारीख में हमने बड़ी महापंचायत की। वहाँ पे एसडीएम साहब के आश्वासन पे हमने 200 मीटर पुल खुदने तक इनको नहर बनाने का आश्वासन दिया था, मगर इन्होंने ना तो पुल ही बनाया और ना टंकी का पाइप वहाँ पे लगवाया। तो हम जो है, जब हमारा कोई सा भी काम समस्या ना हो पाई, तब हमने दोबारा 25 तारीख में 25 दिसंबर 2021 को दोबारा पुनः धरना चालू कर दिया। आज तक धरना चालू है। आज धरने का 22वां दिन है। हमें नहर वालों पे कोई विश्वास नहीं है। आज तक कोई भी जो इन्होंने आश्वासन दिया हमें पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कब तक चलेगा ये धरना? जब तक ये पुल निर्माण, पेयजल सप्लाई और किसान संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक धरना अनिश्चितकाल ऐसे ही चलता रहेगा। इस अवसर पर महेंद्र सिंह, प्रशांत कुमार, मुकुल कुमार, चौधरी रामपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, राजवीर सिंह आदि किसान मौजूद रहे। मुरादाबाद करुला इस्लाम नगर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा इस्लाम नगर निवासी सरोज हुसैन और पप्पू रानी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद विभिन्न पार्टियों द्वारा अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है और उनकी पार्टियों के मुद्दे और वादों की बौछारें लगाई जा रही है। इस क्रम में मुरादाबाद की कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है, जिसके चलते आज मुरादाबाद करुला इस्लाम नगर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ द्वारा इस्लाम नगर निवासी शहरोज हुसैन और पप्पू रानी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मिला है, जो कि शाकिर अली रायनी साहब ने, महानगर जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष हैं। क्या नीतियाँ रहेंगी आपकी? नीतियाँ ये रहेंगी, जो काम मैं बिना पार्टी के किया करता था, लोगों की हेल्प किया करता था, मदद किया करता था, मगर उन तक वो मदद नहीं पहुंचा सकता था जो कि पार्टी में रह करके कर सकता हूं। मैंने इस पे एक मीटिंग शाकिर अली रायनी साहब से की। उन्होंने मुझे भरोसा जताया और बताया कि हम आपको पार्टी से जोड़ करके। ऐसा क्या दिखा इस पार्टी में जो अन्य पार्टी में नहीं है, बस पार्टी से जोड़? ऐसा ये दिखा इस पार्टी के अंदर बहुत कुछ दिया इस पार्टी ने। जो अब तक चल रहा है वो इसी पार्टियों का चल रहा है, कांग्रेस का ही चल रहा है। कहीं से भी कुछ भी उठा लीजिए आप, सिर्फ कांग्रेस का ही चल रहा है। साथ ही इस मौके पर अयूब, यूसुफ, शाकिर, फैजान, खकान, मिर्जा आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। यहाँ पे जो है तो आज मीटिंग रखी गई है, चुनाव कैसा 2022 के चुनाव को कैसे जीता जाए। कार्यकर्ताओं को से मांग की गई है, घर घर जाएं और लोगों को समझाएं, कांग्रेस की नीतियों को बताएं, समझे। आने वाली कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए इस सरकार को जो है तो ये सरकार का जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी जाएगी और कांग्रेस आएगी। आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या गौरतलब है कि सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही हैं। घोषणा पत्र में विभिन्न वर्गों की मांगों को जगह दी जा रही है। भले ही अभी बाकी पार्टियों ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया हो, लेकिन कांग्रेस ने चरणबद्ध ढंग से शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस इस बार महिलाओं की सियासी भागीदारी, बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाएगी। वहीं पार्टी ने बीते 2 सालों में संगठन को मजबूत करने पर विशेष काम किया। थाना गलशही क्षेत्र में रहने वाले शहजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा मुरादाबाद के कांग्रेसी नेता पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया गया है। मुरादाबाद के थाना गलशही क्षेत्र के रहने वाले शहजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा मुरादाबाद के एक कांग्रेस नेता पर उसका और उसके साथियों का पैसा हड़पने का आरोप लगाया। पूरा मामला मुरादाबाद के एक कांग्रेसी नेता से जुड़ा है, जिसकी कोई रियल एस्टेट
कंपनी बताई जा रही है। वही जानकारी देते हुए शहजाद द्वारा बताया गया कि उसने मुरादाबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी में कुछ प्लॉट खरीदे थे और अपने परिचित लोगों को दिलाए थे, लेकिन आज तक कंपनी के मालिक द्वारा न ही प्लॉट दिए गए और न ही उनके पैसे वापस दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत थाने में दी गई है और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। मामला यह है, सचिन चौधरी और आभा चौधरी ने एक कंपनी बनाई थी आराध्या मिनिस्टर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और ये सन 2012 में बनाई थी। और 2012 में इन्होंने लोगों से ये कहा था कि हम 10-12 प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और सब लोग उसमें प्लॉट, दुकानें, मकान, ये सब चीज़ें हम लोग देंगे उसे बना के, और उसमें सब सुविधाओं के साथ देंगे, रोड, नाली, पार्क, खंबे, ये सारी सुविधाओं के साथ देंगे। इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी, उसमें कम से कम 10-12 लोगों के फ़ोटो हैं उसमें, जिसमें मोहित पांडे, अक्षत, चित्रांशु और संदीप, रिजवान, अली अकबर, इस तरीके के बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने आप को डायरेक्टर बताया है उस कंपनी का। लेकिन पेपरों में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं कोई डायरेक्टर नहीं है, और इन्होंने इन्हीं लोगों के ज़रिए पूरे शहर से 300 से 400 करोड़ रुपये उठाए हैं। आज तक किसानों को पैसा नहीं दिया, कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हुई। सचिन चौधरी ने षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने क्या किया कि 2018 में कंपनी से रिज़ाइन दे दिया, और रिज़ाइन देने के बाद ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। कांग्रेस पार्टी में ये इस वक्त महासचिव के पद पे हैं, इलेक्शनबाजी कर रहे हैं, लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनका कोई और काम नहीं है। ये कहते हैं मैं किसानी करता हूँ, मैंने तो आज तक किसानी करते हुए देखा नहीं है। लोगों के पैसे से इन्होंने सारे डायरेक्टर्स को अय्याशी कराई है, विदेशी टूर घुमवाए हैं, 20% कमीशन दिए हैं। तो देखा जाए कितने का घोटाला होगा ये लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का घोटाला है। मैंने भी प्लॉट लिए थे, 12 लाख रुपए मेरे हैं, मेरे साथ कम से कम 10-12 लोग और थे, उन्होंने सबने निवेश किया था। लगभग आज 1 करोड़ रुपए के लोग, किसी के 12 लाख, किसी के 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए, ऐसे सब लोग बैठे हुए थे। सबने चेक के द्वारा पेमेंट की है इनकी कंपनी को। अभी सचिन चौधरी द्वारा आपके विरुद्ध एक थाना मुआयना प्रार्थना पत्र दिया है, क्या मामला है? सचिन चौधरी तो देखिए, जो भी पैसे मांगने जाएगा उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र ही देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं किसी को पैसे वापस नहीं करता, जिसमें जितना जोर है उतना लगा लें। वो कहते हैं मैं योगी आदित्यनाथ जो यहाँ का मुख्यमंत्री है उसके लिए इतने अपशब्द गाली बकते हैं, और सारे पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि 5,000 रुपये में FIR कर देते हैं और 5,000 रुपये में FR भी लग जाती है। तो ये जज जुडिशरी को नहीं मानते, ये पुलिस को नहीं मानते, ये मुख्यमंत्री मंत्रियों को नहीं मानते। ये अपने आप में एक भ्रष्ट व्यक्ति है और अपने आप को लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ना चाहता है। देखो यहाँ तो योगी सरकार में भी इस प्रकार के भूमि का अवैध माफिया जी, योगी सरकार में इस तरीके के मामले आए, ज़रूर उन्होंने कार्रवाई भी करी, लेकिन अब हमने पहली बार इसमें एक्शन लिया है, और ऊपर वाले ने कहा ये कितनी भी तहरीरें दे दे, कितनी भी हमारी FIR कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जायज़ पैसा है, लोगों का जायज़ पैसा है, लोगों की भावनाओं के साथ इसने खिलवाड़ किया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। मंझोला थाना क्षेत्र में एक महिला से बाइक सवार लुटेरों ने 50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में बेखौफ लुटेरों का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते ये लुटेरे आए दिन किसी न किसी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद जनपद से सामने आया, जहां बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला के साथ 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मामला मंझौला थाना क्षेत्र का है, जहां मंडी समिति के पास एक महिला से बाइक सवार लुटेरों ने 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक गई थी पैसे निकालने के लिए, तो पैसे लेके आ रही थी, रास्ते में 2 बाइक वाले पैसे लेके गए, हाथ से छीन के ले गए। कौन सी बैंक से पैसे निकालने? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा इलाका है? मंडी समिति लाइन पर। मंडी समिति लाइन पर मंझौला। तो कितने पैसे थे आपके पास? 50,000। 50,000। तो चौकी के आसपास ही? चौकी के आसपास यहाँ टंग सब फ्रिज के, मुझे पानी का फ्रिज जो है ना, यहाँ पे हुआ था। कितने लोग थे लूटने वाले? 2 थे। किस चीज़ पर थे? कौन से वाहन पर? बाइक पे थे, अब भती पल्सर काले रंग की। आप किसी को पहचाना आपने? चेहरा तो नहीं देखा, मास्क लगा हुआ था, लेकिन पीछे से देखे बड़े बड़े बाल थे। पीछे वाला जिसने छीने मेरे पैसे, उसके बड़े बड़े बाल थे, टोपी लगाए हुए थे, मास्क लगाया हुआ था, लेदर की जैकेट ब्लैक कलर की पहने था वो। कितने पैसे लेकर कहाँ जा रही थी, क्या काम था? मैं लड़की की शादी थी, कल गांव जाने वाली थी मैं, तो इसलिए मैं पैसे निकाल के लाई। मैंने कहा मैं सुबह गांव जाऊंगी, जिला कासगंज के रहने वाले। तो आप अकेली थी और कोई भी? अकेले थे, हम अकेले थे और कोई है नहीं मेरे साथ जो जाते हम लेके किसी को। क्या चाहते हैं?
ये चाहते हैं बस मेरे पैसे मिल जाने चाहिए और क्या। बताया जा रहा है कि महिला बेटी की शादी के लिए रुपए निकालने मंडी समिति स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंची थी। वहीं से उसने बैंक से पैसे निकालने के बाद पैदल ही मंडी समिति की और एकता कॉलोनी अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बाइक पर आए 2 नकाबपोश ने उसका पैसों से भरा हुआ थैला छीन लिया और उसे गिराकर वहां से भाग गया। वहीं लूट की सूचना महिला ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर मामले की जांच की है। एक महिला जो है बैंक से कुछ पैसे विड्रॉ करके जा रही थी, तो मंडी समिति चौकी के थोड़े आगे जाके कुछ लोग जो 2 बाइक सवार हैं वो सेन लगाए उनका पीछा कर रहे थे और मौका देख के उनसे 50,000 रुपये जो है लूट के चले गए। और इस घटना का अनावरण करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बैंक के भी सीसीटीवी फुटेज और उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी उनका खुलासा करेंगे हम। ठीक है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सपा महानगर अध्यक्ष शाने आलम सानू भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने की। वहीं बैठक में सपा महानगर अध्यक्ष शने अली सानू ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं सपा महानगर अध्यक्ष शने अली सानू ने कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने इन 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जनता को सुविधा हो। आगे उन्होंने और क्या कहा, ये सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनाव शुरू हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो घोषणा की है और 10 लाख युवाओं को रोजगार, पहली कैबिनेट मीटिंग जब होगी उसमें घोषणा हो जाएगी। 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन जो है महिलाओं को देने की घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में। लोकल स्तर पर आप जब देखेंगे तो पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई भी एक ऐसा काम नहीं कराया गया है जिससे जनता को सुविधा होती। और सीवर जो हमारी सरकार में सीवर लाइन डालने का कार्य शुरू हुआ था वो आज तक इनके द्वारा जो है पूरा नहीं कराया गया। सड़कें पूरी तरह खुदी पड़ी हैं। मुख्यमंत्री योगी जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अगर आप मुरादाबाद में ही घूमें तो कितना गड्ढा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश, उससे अंदाजा हो जाएगा। रामपुर दुराई से काशीपुर रोड पर चलिए, इतना बुरा हाल है उस सड़क का जिसकी कोई हद नहीं। और आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है। मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणाएं थी वो सब हवाई साबित हुई है। पिछले दिनों में 1744 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देने की घोषणा करके गए। सिर्फ 4 लोगों को उनकी चाबियां दी गई हैं। 1740 लोग जो हैं आज भी भटक रहे हैं। तो ये सरकार जो झूठी सरकार साबित हुई। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 2022 में बनने जा रहे हैं। जनता की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देने का निर्णय लिया है। 1500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया है। लैपटॉप देने का निर्णय लिया है और अन्य योजनाएं भी हमारी सरकार में आएंगी जिससे जनता को सहूलत मिलेगी। इस दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूना पांडे में मूसलाधार बारिश के कारण एक व्यक्ति का मकान अचानक गिर गया। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार अपने मकान के संदर्भ में शासन को अवगत कराया था, लेकिन उस तक कोई मदद नहीं पहुंची।
मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में तेज बारिश की चपेट में आने से किसान का मकान भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि बारिश के कारण परिवार के सभी सदस्य अंदर बैठे थे। वहीं जैसे ही परिजनों को इस बारे में जानकारी हुई, मौके पर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि तेज आवाज होने पर पड़ोसी भी घबराकर बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे दबे पीड़ित मुस्तकीम को पड़ोसियों ने बामुश्किल से बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने विकास खंड के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने ब्लॉक स्तर पर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई थी। उनके मकान की हालत काफी खराब है, जो कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई अहम कदम नहीं उठाए गए। ये हमारे रिश्तेदार होते हैं। हमें सूचना मिली आज सुबह कि भाई रात मकान गिर गया और ऐसे ऐसे इनके बच्चों के चोट भी लग गई है। तब हम लोग यहाँ देखने आए तो अब वाकई में सारा सामान इनका दबा हुआ है। चारपाइयाँ भी टूट गई हैं, लिहाफ बिस्तर, बर्तन, बकस, खाने पीने का सारा सामान दबा पड़ा है अंदर। और जो बाकी जो है बहुत कुछ नुकसान हो गया है इनका, और ये बाल बच गए। अब ये वही समस्या है इनके सामने कि ये अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं। अब ठंड का मौसम है, ऊपर से बारिश हो रही है। अब इनका कोई साधन नहीं है रहने का भी, जो ये यहाँ झोंपड़ी भी डाल सके। अच्छे समझी होते हैं। कौन सा गांव है ये? डोलारी। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बार शिकायत करने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया गया। वहीं अगर इस घटना में किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। मूड़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत साऊ नंगला में लगातार 2 दिन हो रही बरसात से किसानों को गेहूं, लेटे और अन्य फसलों में काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने अपना दर्द इस रिपोर्ट में बयां किया। मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत साहू नगला गांव में हो रही लगातार 2 दिन से बरसात ने किसानों के गेहूं और अन्य फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। रात के समय तेज हवाओं के साथ बरसात हो जाने के चलते किसानों की फसल को जमीन पर गिराकर बिछा दिया गया, जिससे लेटे की फसल नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई। वहीं 2 दिन से रात और दिन रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों की गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा बरसात होने के कारण गेहूं की फसल पीली पड़कर नष्ट होने की कगार पर है। किसानों की फसलें बरसात के पानी से बर्बाद हो जाने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं किसान गहरे सदमे में पहुंच गए हैं। ये गेहूं में पानी भर गया, उसे रतुआ लग गया। रतुआ लगने के बाद में अगर वो पानी सूखता है तो थोड़ा बहुत पेड़ खाद बिखरेंगे तो थोड़े बहुत पेड़ हो जाएंगे, और अगर नहीं सूखता है तो फूल गए खत्म। गेहूं की फसल किस तरह की उग रही है अब? गेहूं की फसल इस वक्त तो हालात अच्छे नहीं है गेहूं की फसल के। पीली कैसी ये पड़ रही है? पीली इसे कहते हैं रतुआ। पीली पड़ती रहेगी, पीली पड़ती रहेगी। इसका जो नाम है रतुआ बोलते हैं इसे। अच्छा, जैसे मटर है और मटर को नुकसान है, वो तो गारा बन गई मटर। तो लेटा है, लेटा वो सब जड़ हिल गई तो लेटा पड़ेगा ही ना दाना उसमें। अच्छा, उसमें दाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हो अब क्या चाहते हैं? बस भैया अब यही है कि और सरकार से मुआवजा मिल जाए थोड़ा बहुत तो थोड़ी बहुत राहत हो जाएगी। अच्छा, बस यही चाहते हैं। कौन सी सरकार ऐसी जो आपको मुआवजा देती है? हम तो साहब जोन से भी आ जाएगी हम तो उससे ले लेंगे। आपको आज तक मिला मुआवजा कोई? ना। फिर ऐसे कैसे ले लोगे आप? कौन सी सरकार को आप? मान लो अब नई सरकार चुनती है और उनने भी नहीं दिया तो उसका हम क्या कर लेंगे साहब? किसानों का कहना है कि कुछ दिन पहले आई बाढ़ के पानी से धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई थी। अब वही 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात ने किसानों के गेहूं और लेटे और अन्य फसलों को नष्ट होने की कगार पर पहुंचा दिया है। नुकसान है, सब चीजों को बहुत नुकसान है। क्या क्या नुकसान है? पानी से इससे नुकसान है, गिर गई लाइनें भी ये सब, और ये गेहूं भी सब बेकार हो गए। रतुआ लग गया गेहूं को। रतुआ मतलब क्या कीड़ा होता है? बीमारी नहीं, बीमारी होती है पानी से बीमारी होती है ये। अच्छा, बार बार बारिश होने की वजह से? हाँ, बार बार बारिश होने की वजह से। अच्छा, इससे पहले भी कोई नुकसान हुआ खेतों में? और धान की फसल भी सब मारी गई। अच्छा, तो ऐसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी बुजुर्ग हैं, कहीं कमाने नहीं जाते होगे आप, तो उसमें कहाँ से खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का इंतजाम क्या साहब, ऐसे ही कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कुछ उन वो गले सड़े वो धान इकट्ठे कर लिए वो खा रहे होंगे। अच्छा, गांव के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ सहायता? हाँ, गल्ला मिले, अनाज मिले। अनाज मिले। अच्छा, अनाज मिलता है। पीड़ित किसानों ने सरकार से फिर से मुआवजे की मदद की गुहार लगाई है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रिश्ते तार करने वाला एक मामला सामने आया है,
जहां एक सौतेले पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन दुस्साहसी अपराधी बहु बेटियों को निशाना बना रहे हैं। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन से सामने आया, जहां रिश्तों को तार-तार करने वाले सौतेले पिता को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां ने उसके खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि हरथला चौकी क्षेत्र निवासी एक महिला ने तहरीर दी थी। वहीं महिला ने बताया कि उसने अपनी बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि पापा 2 साल से उसके साथ गलत काम कर रहे हैं। साथ ही उसने बताया कि पापा धमकी देते हैं कि किसी को कुछ बताया तो उसकी मां और भाई को जान से मार देंगे। धमकी से सहमी बच्ची पिता का अत्याचार सहती रही और किसी को कुछ नहीं बताया। बेटी की बात सुन महिला सन्न रह गई। उसने तत्काल सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके पति द्वारा उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था उसका पति पिछले 1.5-2 सालों से, जो कि उसे कहीं से पता लगी थी। पड़ोस के लोगों ने उन्हें बताया इस तरह की हरकतें के बारे में उसके पति के द्वारा। तो जैसे ही उसको पता चला उसने अपनी बच्ची से पूछताछ की और बच्ची ने उसे ये सब बताया। तो इस चीज़ की सूचना उन्होंने थाना सिविल लाइन में दी और एक तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज किया और पति को हिरासत में लिया और जेल भेज दिया गया है मुकदमा पंजीकृत करके। और लड़की की जो है मेडिकल की कार्रवाई और बाकी सब विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना बिलारी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले में इन दिनों दुर्घटनाओं का दौर जारी है। कभी सड़कों पर तो कभी रेलवे ट्रैक पर हादसे होते रहते हैं। इस कड़ी में मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि बीते दिन युवक घर से गया था। वहीं युवक के घर न पहुंचने पर परिजनों ने रिश्तेदारी में जानकारी ली। वहीं मृतक की जेब से आधार कार्ड मिलने पर युवक की शिनाख्त की गई। साथ ही सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जाँच की और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। 9 बजे सुबह 9 बजे किसने बताया आपको? उसके जेब में ID प्रूफ निकला। वो किसी ने लड़के के मोबाइल पर, दीपक के मोबाइल पर वर्कशॉप किया तो हमें पता लगा। क्या करते थे आपके बेटे? मुरादाबाद MS में काम करते थे। किस टाइम आपके घर से निकले? हमारे घर से निकले तो 12 बजे। आपके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। बड़े वाले क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? दीपक नाम है, रेलवे में गेट मैन है। अच्छा, तो आपकी कोई लड़ाई या कुछ घर से कोई नाराज़गी वगैरह? कोई नाराज़गी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ड्यूटी के लिए जाना था, घर से कह के गया था मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और फिर कुछ पता नहीं। ड्यूटी कहाँ करते थे? मुरादाबाद MS में। MS में क्या करते थे? कारपेंट्री का काम था वहाँ। कारपेंट्री का? जी हाँ। कल आपके यहाँ से कितने टाइम से निकले हुए थे? कल हमारे यहाँ से 12 बजे के टाइम। घर से 11-12 के बीच। उसके बाद आपने कहीं देखा? उसके बाद में नहीं देखा। किसी ने कुछ बताया? किसी ने कुछ नहीं बताया। बतेरी टटोली रिश्तेदारियों में रात को 11 बजे घर में घुसे हैं, जब कोई मार्केट बंद हो गई तब। कोई ने कुछ नहीं बताया। आपने कहीं पूछताछ करी? हाँ, पूछते हैं रिश्तेदारी में। उसके साथ जो लड़के काम करते थे उनसे ही पूछताछ की, किसी ने कुछ नहीं बताया। किसी ने देखा इन्हें किसी के साथ? किसी ने नहीं देखा। ठीक। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप हमारी खबरें हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज के जरिए भी देख सकते हैं। नमस्कार। Welcome to Hotel Moti Mahal Restaurant, TDI City near Gold Gym Main Road, राम गंगा विहार, मुरादाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे बड़े महानगरों की तर्ज पर 5 स्टार रेस्टोरेंट की सुविधाएं अब आपके शहर मुरादाबाद में भी उपलब्ध। जी हां, अब आपके शहर मुरादाबाद के राम गंगा विहार TDI सिटी मेन रोड पर मोती महल रेस्टोरेंट का शुभारंभ हो चुका है, जहां पर आपकी सुविधा के अनुसार आपको मिलेगा डीलक्स सुविधाओं वाला लग्जरी रेस्टोरेंट।
मैरिज पार्टी, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, नामकरण आदि के लिए आपकी सुविधा अनुसार तमाम सुविधाओं से लेस मोती महल रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत लॉन, ब्यूटीफुल गार्डन, फ्लावर गार्डन, कोर्टयार्ड, ओपन गार्डन, एयर कंडीशनर हॉल एंड मीटिंग। So I've come to the conclusion, just a rotten piece of